कुछ दिनों पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल और उसके बाद कुछ दिनों बाद अब यूएई के लिए टॉप 3 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का स्पॉट है, ये दोनों जिसके हाथों बाहर हुए हैं वो है नेपाल। नेपाल ने लगातार 7-8 दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि 2 डबल शॉक जो है वो यूएई को दे दिया है। पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हराया और उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 की रेस से बाहर कर दिया है। यानी अब अगर यूएई को वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है तो उन्हें अब लंबा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, प्लेऑफ में जाना है, प्लेऑफ की 6 टीमों के मुकाबले 4 टीमों से कम बेहतर करना है, तब वो जाकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर पहुंच सकते हैं। तो यूएई जो है वो टॉप 3 की रेस से बाहर हो चुकी है। वर्ल्ड कप लीग 2 की बात करें और वहीं पर अगर हम बात करें नेपाल की, तो अब उनके पास इक्वेशन है कि 4 में से उन्हें 2 मैच जीतने हैं अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए और चारों मैचेस जीतने जो उन्होंने किया था इस टूर्नामेंट में उसे रिपीट करना है और अपना टॉप 3 में स्पॉट के लिए। जी हाँ, नाइविया के लिए एक कांटा तो चला गया यूएई, लेकिन एक कांटा नेपाल अभी भी बहुत बड़ा वहां पर बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे मैचेस जो है वो एज अ होस्टिंग नेपाल खेलने वाला है। आज के मैच की यहाँ बात करें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो नेपाल ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये इसी लिहाज से क्योंकि चेस करते हुए जो है वो नेपाल की जो टीम है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उन्होंने पहले बैटिंग ली तो एक अच्छा मूव आप कह सकते हैं कि टॉस जीतकर पहले जो बैटिंग ली वो एक अच्छा मूव जरूर था कैप्टन का और कोच का जो दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था। एंड उसके बाद सबसे पहले आप बात करें यहाँ पर नेपाल की फेस बाय फेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे एनालिसिस पे। नहीं जरूर, देखिए 1 से 10 ओवर यानी कि पावर प्ले 1 की बात करें तो 42 रन नेपाल ने जोड़े और 2 विकेट यहाँ पर नेपाल ने गंवाए। और साथ ही साथ पावर प्ले 2 की बात करें 11 से 40 ओवर की तो 118 रन इस 30 ओवर में, बीच के 30 ओवरों में टीम ने बनाए पावर प्ले 2 में और 4 विकेट यहाँ पर नेपाल की टीम ने यहाँ गंवाए। और उसी के बाद पावर प्ले 3 की बात करें 41-50 तो वहां पर टीम ने 69 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान वहां पर टीम को हुआ। और वहीं पर ओवरऑल डॉट बॉल्स देखें तो 173 डॉट बॉल्स खेली है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 28 ओवर करीब अगर आप 29 ओवर करीब माफ कीजिएगा खेले हैं। वहीं पर 229 फॉर 8 आफ्टर 50 ओवर्स। बिल्कुल, तो ये हाल रहा है नेपाल का फेस बाय फेस अगर हम देखें। लेकिन ये फेस जो है वो बाद में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन शुरू का फेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आज कुशल बुड़तल की जगह पर ज्ञानेंद्र मल्ला ओपनिंग करने के लिए आए आसिफ शेख के साथ। और कहना होगा यार कि आसिफ ने 6 रन ही बनाए, लेकिन उन 6 के 6 रन जो बनाए थे उनके बल्ले पे अच्छी खासी बॉल आ रही थी, अच्छे टच पे नजर आ रहा, लग रहा था कि आज फिर हमें एक अच्छी खासी इनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन कहना होगा कि अयान की एक जबरदस्त कैच की वजह से उनका विकेट गिरा, तो उसका क्रेडिट जो है पूरा आप अयान खान को दे सकते हैं। आसिफ का विकेट गिरा, उसके बाद अयान यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला और कुशल मल्ला, दोनों ही मल्ला आप कह सकते हैं, यहाँ पर खेल रहे थे। ज्ञानेंद्र मल्ला काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा डॉट बॉल्स उन्होंने खेली, बीच में एक जहूर खान ने अपने पहले ओवर में काफी ज्यादा बीट किया ज्ञानेंद्र मल्ला को। एक बार एज भी आया लेकिन वो कैरी नहीं हुआ वृत्ति अरविंद के पास बॉल, और बहुत बार एज से बच भी गए। लेकिन एक और चौका मारा, एक या 2 चौके मारने के बाद उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला ने अपना विकेट गंवा दिया इतनी ज्यादा बॉलें खेलकर, और एक और फेलियर उनके साथ यहाँ पर जुड़ गया। आप क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, और उन्हें अपने खुद पे सोचने की ज़रूरत है। यहाँ ज्ञानेंद्र मल्ला आखिर इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, इतना ज़्यादा रहते हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने इस टीम में उन्हें लिया जाता है, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आ रही है, ओपनिंग में ट्राई किया जा रहा है उन्हें इन एब्सेंस ऑफ कुशल भुट्टल। अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं टीम के, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस एक प्लेयर है जिनके बारे में आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन आप इतना एक्सपीरियंस रखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस टीम में आप हैं मौजूद, फिर भी आपके बल्ले से कुछ भी रन निकल नहीं रहे। बिल्कुल, जब ज्ञानेंद्र मल्ला बैटिंग कर रहे थे तो तब वहाँ जो कमेंटेटर है मैं सुन रहा था लगातार, तो उन्होंने एक चीज कही कि एक बड़ी इनिंग की जरूरत होगी, और एक बड़ी इनिंग अगर आ जाती है तो उसके बाद रिदम में ज्ञानेंद्र मल्ला जो है वो लौट के आ सकते हैं। तो उस टाइम मैं यही सोच रहा था कि एक 75 की इनिंग मिली थी ज्ञानेंद्र मल्ला को, एक बड़ी इनिंग मिली थी उन्हें, लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार फेलियर है। यहाँ सिर्फ बड़ी इनिंग की बात नहीं है, यहाँ इंटेंट और अप्रोच की भी बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका अप्रोच कैसा है, आप कितने पॉजिटिव है जब आप बैटिंग करने के लिए आए हैं, और आपका इंटेंट किस तरीके का है, आपके बॉल जिस तरह की आ रही है आप तो शॉट कैसे ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इतना याद रखिएगा, अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा हो, अच्छे फॉर्म में अगर आप हो, अच्छे रिदम में अगर आप हो, तो फिर इतनी डॉट बॉल्स आप कभी खेलेंगे ही। बिल्कुल, आप रन बॉल ना सही, कम से कम
कम 70-80 इसका स्ट्राइक रेट आप मेंटेन करके चलेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली गैरेथ मल्ला के लिए नहीं हो रहा था। एक बड़ी इनिंग आने के बावजूद भी ऐसा लगातार फेलियर ये अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा करता है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर गैरेथ मल्ला डेफिनेटली इस टीम में जगह तो बिल्कुल नहीं बना रहे, बाकी किस रीजन से बन रहे हैं वो तो अलग बात है। उसके बाद कुशल मल्ला की इनिंग आई है, तेज तर्रार 32 रन उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। लेकिन यार एक चीज यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कुशल मल्ला को भी थोड़ा सा अपने अंदर डेफिनेटली अभी शायद वक्त के साथ आएगा, लेकिन थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैच्योर्ड गेम अपने अंदर और लाना होगा। जरूर देखिए, आप ये कह सकते हैं मैच्योर्ड, आप ये हो सकता है कि हाँ ये इनिंग रहती है, लेकिन इनका इस्तेमाल आप मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जी हाँ। अब अगर इसी चीज को आप थोड़ा घुमा देंगे, अगर ओपनिंग में कर देंगे, अगर मान के चलिए कुशल मल्ला ओपनिंग आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, फॉर अ चेंज अगर सोच के चलिए ओपनिंग आ रहे हैं तो ये 32 रन काफी अच्छा स्टार्ट है अगर आप देखेंगे। वहीं आप लोअर ऑर्डर में अगर आप आ रहे हैं 5वें 6ठे नंबर पर आ रहे हैं तो 32 रन अगर आप कर रहे हैं 20 बॉलों में, 16 बॉलों में, 15 बॉलों में, तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात कही ये आप, लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली है ये 32 रन क्या है, कुछ भी नहीं है, डस्टबिन में चले जाएंगे ये 32 रन, किसी भी काम के नहीं है। तो जरूर है मिडिल ऑर्डर में अगर आप आते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन ओपनिंग आते हैं या लोअर ऑर्डर में आते हैं तो भाई 32 क्या, वहां 10 रन मार दीजिए लोअर ऑर्डर में आके, अगर टीम जीत जाए तो वो 10 रन भी सोने जैसे हो जाते हैं। ये 32 रन ऑफ कोर्स ये जरूर इससे और बड़ा होना चाहिए क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बहुत अच्छे से समझाया है कि ये मिडिल ऑर्डर में आप आए हैं तो ये लग रहा है कि 32 रन की जो इनिंग है वो बहुत शॉर्ट रह गई, लेकिन डेफिनेटली अगर आप एज अ ओपनर आते हैं या फिर लोअर ऑर्डर में आते हैं तो इस 32 रन की अहमियत और ज्यादा हो जाती है, और ओपनिंग में तो आपको फिर पावर प्ले भी मिल जाता है, तो आपके पास एक लाइसेंस होता है कि आप उठाकर खेल सके। उसके बाद रोहित पुडाल की बात करें तो रोहित पुडाल का डेफिनेटली अवे में डिजास्टर जो परफॉर्मेंस है वो लगातार जारी है। इस तरह की परफॉर्मेंस एक कैप्टन के थ्रू एक अवे गेम्स में डेफिनेटली बहुत शॉकिंग है। अवे गेम्स में अभी तक एक भी हाफ सेंचुरी रोहित के बल्ले से नहीं आई है। यहाँ कंसर्न जरूर है, रोहित को अवे में अपने बार उठाना पड़ेगा क्योंकि जो उनका डाउन है वो डाउन इस तरह की परफॉर्मेंस की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। एंड उसके बाद यहाँ पर आए भीम शार्की और आज संदीप लामिछाने को ऊपर भेजा गया। डेफिनेटली कहना होगा कि एक यहाँ पर क्लियर है कि एक एंकर वाला रोल जो है वो भीम शार्की यहाँ निभा रहे थे और साथ साथ में रन जोड़ने का जो काम है वो संदीप कर रहे थे। जरूर टेरिफिक इनिंग रही है अगर हम बात करें भीम की। क्या शानदार पारी उन्होंने खेली, यूटिलाइज किया उन्होंने आज अपने जगह को, जो मौका उन्हें मिला, वाकई शानदार इनिंग है। 99 बॉलों में 70 रन उन्होंने किए, इतनी वक्त उन्होंने पिच पर बिताया, संदीप के साथ एक पार्टनरशिप की, बहुत बेहतरीन। संदीप भी संदीप को देखकर नहीं लगता कि ये पुराने वाले संदीप है, वाकई लगातार जो हम हमेशा कहते हैं कि कंसिस्टेंट रन करिए, संदीप तो हद ही कर दे रहे हैं। पहले 26 किया, फिर 35 किया, आज फिर 27 किए, लेकिन वेल डन, ये बहुत काम के, कोई शिकायत नहीं है। अगर आप 10वें नंबर पर आकर भी 40-50 रन कर रहे हैं तो बहुत वाकई में बहुत शानदार है, और ऊपर आकर भी आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप बॉलिंग से तो पहले ही कर रहे थे, साथ ही साथ आप बैटिंग से भी करने लग गए हैं तो और बड़ी बात है। फिर आज के टाइम पे बैटिंग से ही चाहिए सब कुछ, बॉलिंग से चाहिए प्लस बैटिंग से, जो अब आप दे रहे हैं, वरना आपकी थोड़ी पहले बैटिंग खराब थी, लेकिन अब जो पारी हम देख रहे हैं संदीप वेल्डर और भी एक बस चीज जरूर है, ये एक पारी की इनिंग नहीं होनी चाहिए, बस कंसिस्टेंट रहिए, 30-40 करिए, बेहतर करिए, आप सेट होइए, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करिए, हम यही देखना चाहेंगे। पूरी तारीफ तो डेरिक रीड कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता, अगर आपने शतक भी मारा होगा तो भी नहीं। हमें कंसिस्टेंट चाहिए कि आप कितने ज्यादा टीम के काम आ रहे हैं, एक मैच में नहीं, बजाय 5-6 मैचेस के हमेशा काम आ रहे हैं। हमेशा का मतलब ये नहीं कह रहा है डेरिक क्रिकेट आप शतक मारिए टीम को जिताइए, नहीं, वैल्यूबल पार्टनरशिप्स करिए। 5 विकेट गिर गए तो थोड़ा सा वहां पर टीम को जमाइए, थोड़ा कुछ स्कोर तक पहुंचाइए टीम को, बस इतना ही चाहते हैं, इतना ही आप करें तो बेहतर हो। बिल्कुल, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी इसे बनाए रखें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आज की डेट की बात करें तो जबरदस्त इनिंग रही है, 28 बॉल्स बाउंड्री से लगाई है और 42 रन जो है वो भाग कर लिए गए, दौड़ के लिए गए, 28 रन बाउंड, यानी क्लियर है कि उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रखा और लगभग 100 बॉलें भी खेली, एक बॉल सिर्फ बची थी, 100 बॉलें खेली और बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग आज उनकी रही है। अगर हम आज की डेट की बात करें, बस कंसिस्टेंट आपको बनाए रखना होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरिफ शेख की जो इनिंग यहाँ पर आई है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीम और संदीप के करने के बावजूद भी उसका जो अंदाजा है वो आपको तब पता चलेगा जब आप यूएई की बैटिंग एनालिसिस में हम पहुंचेंगे। एक बहुत जबरदस्त कंपैरिजन आपके सामने हम रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरिफ शेख के जो 43 रन है ये क्यों भीम के और संदीप के बाद भी बहुत ज्यादा
क्रूशियल है, अगर कि आप भीम के बराबर इस इनिंग को रख सकते हैं इंपॉर्टेंस के लिहाज से, उसके बाद हम आगे जरूर करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी इनिंग, एक 40 प्लस की इनिंग यहाँ पर आर की तरफ से भी निकली और पूरी की पूरी टीम ने जो है बहुत अच्छा टोटल 229 रन यहाँ पर बोर्ड पर लगाने में कहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि मैच में कह रहे थे कि जो टीम 50 ओवर कंप्लीट बैटिंग करने में कामयाब रही, डेफिनेटली वो एडवांटेज पे होगी। बिल्कुल सही। पहले बैटिंग करते हुए तो नेपाल ने पहले बैटिंग की, 50 ओवर पूरे खेले और आप देखिए अगर 50 ओवर यूएई भी पूरे खेलता तो शायद वो स्कोर तक पहुंच भी जाए। अभी भी उनके पास कितनी बॉलें बची। तो ये मैच में जो चीजें हमने रखी थी कि जो टीम 50 ओवर पूरे खेलने में कामयाब रही वो डेफिनेटली इस मैच में उनका अपोनेंट रहेगा। बिल्कुल दाद देनी होगी नेपाल की, जिस तरीके से 68 पे 5, 64 पे 5 हो गए थे, उसके बाद ये 50 ओवर खेलना वाकई में बहुत बहुत कमेंडेबल आज एफर्ट रहा है बैट्समैन की तरफ से। और इसमें तो संदीप भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, जो बॉलिंग अब आगे जाके और पारियां देखनी होंगी, उसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर लगाना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी बहुत वेट करना पड़ेगा उस ऑलराउंडर के टैग के लिए। लेकिन बहुत बेहतर खेले हैं और 64 पे 5 के बाद रिकवरी ऐसी वाकई शानदार। बिल्कुल, और उसका पूरा क्रेडिट आपको देना होगा भीम शार्की के बाद पूरे के पूरे लोअर ऑर्डर। नहीं सर, डेफिनेटली यहाँ पर कहना होगा। आप देखिए प्रतीश ने 11 रन इंक्लूड किए। कंट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं कि आपको कंट्रीब्यूशन देना है, ये नहीं कि आप बॉलर के रूप में टीम में लिए गए तो आपसे 2 रन 1 रन 0 रन का आउट हो जाए, दिखाएं कि हाँ मैं बॉलर ही हूँ भाई, मेरे से बल्ला नहीं लगेगा। ये बहाना आजकल क्रिकेट में नहीं चलता। मॉडर्न क्रिकेट में आपको जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके देना होगा। तीनों डिपार्टमेंट में बॉलिंग एंड फील्डिंग। कारण ने 17 मारे, 43 की बात करूं आदित्य ने लगाया, तो ये स्कोर लगाया गया 230 रन। एंड बॉलिंग की मैं बात करूं 64 रन पर 5 विकेट यहाँ टीम ने बॉलिंग डिपार्टमेंट निकाल लिए। लेकिन उसके बाद ऐसा आपको क्या लगा कि आखिर हो क्या गया? क्या वो एग्रेसिव अप्रोच कहीं ना कहीं गायब हो गया, या फिर बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड पर यूएई के बॉलर्स चले गए, या फिर आप कहेंगे कि भीम और संदीप ने बहुत अच्छा टैकल किया? इस बॉलिंग एनालिसिस को जरूर आप समझाएं यूएई के। नहीं जरूर, देखिए बेहतरीन टैकल तो किया ही है, सामने से सब कुछ ट्राई किया गया है यहाँ पर। लेकिन एक जरूर है, जहूर खान से कोशिश जरूर होनी चाहिए थी कि उन्हें थोड़ा सा और यूटिलाइज किया जाता। वो बहुत एक्सपीरियंस है, अगर वो उनसे अगर और ज़्यादा उम्मीद है कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होकर अगर वो सामने से परफॉर्म करें तो बेहतर होगा। वो इन कंडीशनों को जानते हैं, बेहतर समझते हैं कि जो पार्टनरशिप्स, ये सीनियर्स का ही काम होता है कि अगर वहाँ पार्टनरशिप जम रही है तो उसे कैसे करके तोड़ा जाए, कैसे बताया जाए, कैसे करके फील्डिंग सेटअप की जाए। पर बहुत पुअर फील्डिंग लगी है, सिंगल्स आ रहे थे, डबल्स, और बैट्समैन खुद रोक रहे हैं बॉलिंग। उनको लग रहा है कि जब मैं मारूंगा, मैं रन लूंगा, तब आसानी से मैं रन निकाल लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और सामने से जो बैटिंग रही है वो तो खैर कमाल की रही है। कोशिश बहुत ज्यादा की, कुछ या हुआ जी हाँ, कुछ ट्रबल जरूर हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन खेले हैं सामने के बैट्समैन। अगर हम बात करें नेपाल की आज, वहीं पर जहूर खान का थोड़ा सा और ज्यादा हम कहेंगे, यहाँ पर आर्यन लाकड़ा से पूरे ओवर करवाने चाहिए थे, जहूर खान से पूरे ओवर करवाने चाहिए। करवाते तो आप सोचेंगे कि अगर क्या हो जाता पूरे ओवर करवा के, क्या फायदा हो जाता? नहीं, जरूर होता। एक ओवर में मैच चेंज हो जाते हैं, तो कहाँ आप बात कर रहे हैं 10 ओवर की? आप पहले यकीन दिखाना सीखिए। और एक ओवर में मैच चेंज हुआ था, अभी चलेंगे उस जरूर। तो ये बहुत गलती हुई है, कुछ चीजें जरूर है यहाँ पर कि कुछ मिस्टेक्स हुई है कप्तानी में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जरूर आप पाएंगे कि हाँ हो सकते थे बेटर रिजल्ट। 68 पे 5 से ऐसी रिकवरी होने देना, स्लॉपी फील्डिंग्स होना, फील्डिंग और टाइट होनी चाहिए थी, सर्कल के अंदर ज्यादा होने चाहिए थे प्लेयर। जब आप 64 पे 5 हो गए तो कोशिश करिए, इन्विटेशन दीजिए उन्हें कि आप मारो, आप खेलो। तो उस फील्डिंग को जो है खोलने की बजाय आप बंद करके रखिए। जितना ज़्यादा अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा उन्हें लगेगा कि अच्छा बाहर अगर मैं बॉल टपा देता हूँ तो मुझे चौका या छक्का मिल जाएगा, इस लालच से। लेकिन वो हमें देखने को मिला। बिल्कुल। और अयान खान की जो स्पेल रहा है वो भी बहुत क्रूशियल रहा है कि अयान खान ने बॉलिंग कराई, 3.5 के आसपास की कॉम्बिनेशन रन दी, लेकिन विकेट्स नहीं मिले। और जो कहीं ना कहीं पिछले मैच में हमें देखने को मिला था जब यूएई वर्सेस नेपाल हुआ था, जहां पर हमने कहा था कि दीपेंद्र सिंह एरी ने 10 ओवर में एक मैच 35 रन दिए थे, लेकिन कोई विकेट नहीं निकाला। वहां पर हमने उस एनालिसिस में कहा था कि दीपेंद्र सिंह एरी अगर वहां 1-2 विकेट निकालते तो डेफिनेटली उस मैच में नेपाल भी आप कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से आ जाता। और वही चीज अयान की आज देखने को मिली। आप देखिए, अगर अयान अपने स्पेल में जहां पर 2 विकेट निकाल पाते, एक आध विकेट निकाल पाते, तो यहाँ मामला कुछ और होता। स्कोर 150 के आसपास, 160 के आसपास वो हो सकता था। तो ये कहीं ना कहीं अयान खान का जो स्पेल है वो एक्जैक्टली दीपेंद्र सिंह एरी के उस स्पेल की तरह आज रहा जो दीपेंद्र सिंह एरी ने यूएई के खिलाफ पहले मैच में इस राउंड के कराया था। अब चेस की तरफ अयान चलते हैं। यहाँ पर जो यूएई का चेस रहा, लेकिन उससे पहले यहाँ एक चीज जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक और कप्तान चेंज यहाँ पर किया गया। रिजवान की अगर मैं बात करूं तो रिजवान वैसे ही डिजास्टर कप्तान साबित हुए हैं। उसके बाद अब आखिरकार की कोई भी थे, पता नहीं कि कौन थे, लेकिन उन्होंने माना तो सही कि रिजवान डिजास्टर कप्तान थे। वो प्लेइंग 11 में है। मोहम्मद वसीम को ट्राई किया गया। वाह अयान, क्या
मतलब क्या बेहतरीन ऑप्शन चूज किया है उन्होंने। रोहन मुस्तफा को वापस से बना सकते थे, चिराग सूरी को प्लेइंग 11 मिला के उन पे जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन मोहम्मद वसीम जो खुद बल्ले से डिजास्टर परफॉर्म है, जिनका खुद का जो प्लेस है प्लेइंग 11 में वो क्वेश्चन मार्क में ही नहीं है, ऑलरेडी गेट से बाहर है, वो कभी भी ओडीआई से बाहर हो सकते हैं और उनको कप्तानी की जिम्मेदारी क्या कहेंगे? कल तो मैं इस पर जानना चाहूंगा। नहीं जरूर, ये तो हंसी की बात है। और जो सोचते हैं कि यार हंसो मत, कम से कम आप एक एनालिस्ट हो, आप एनालाइज कर रहे हो मैच का, बिल्कुल जोर से हंसे जी हाँ, जोर से हंसेंगे, हम ऐसे ही हैं, जोर से हंसेंगे। ये बेवकूफाना डिसीजन है, ये गधों जैसा डिसीजन है। बैठे कौन है आखिर बोर्ड में और टीम कोचिंग में, चल क्या रहा है आखिर? हंसी आती है, मजाक उड़ाने का मन करता है। मजाक तो बनी गई है टीम अहमद रजा के बाद, तो पता नहीं लगता ही नहीं है यूएई वो यूएई है जो अब जरा देखेंगे ना कैसे आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, जरा वो भी देख लेंगे। चलिए थोड़ा 50 ओवर में दिखाइए जरा कितने बेहतर हैं आप लोग, करके दिखाइए 50 ओवर का वर्ल्ड कप। अगर इतने ही अगर आपको भरोसा है कि कप्तान चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करके दिखाइए। हमें तो लगता नहीं है आज क्या 2027 में भी नहीं कर पाएंगे अगर इस सोच के साथ टीम चलती है तो। करिए कप्तान, हमें क्या फायदा। बिल्कुल, तो आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि हमें फुल मेंबरशिप चाहिए, ये चाहिए, दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, शायद आप पैसे वगैरह देकर या किसी भी तरह से कोई भी पावर या फ्रेंडशिप इस्तेमाल करके शायद आप फुल मेंबर कभी ले भी ले बहुत जल्दी, बाकी टीमों के मुकाबले पहले भी ले सकते हैं। वो हमने आपको पहले वो जी हाँ किसी के इन्फ्लुएंस से ही होगा। वो हमने एक वीडियो में आपको बनाया भी था कि हाउ टू गेट फुल मेंबर, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था कि 2 रास्ते हैं यहाँ पर। एक रास्ता तो वो है जो आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं, एक दूसरा रास्ता है वो क्या है, वो एक उस वीडियो में जाकर जरूर सुनिए, हाउ टू गेट फुल मेंबर स्टेटस। हमने वीडियो बहुत पहले बनाया था। अब यहाँ बात करते हैं, एंड इससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे पहले आप फेस बाय फेस बता दें, फिर एक चीज बता नहीं जरूर। देखिए पहले पावर प्ले की बात करें 1 से 10 में तो 39 फॉर 1 यूएई ने बनाया। और उसके बाद मिड फेस में 11 से 40 ओवर में 131 रन टीम ने जोड़े और 5 विकेट टीम ने गंवा दिए। बेहतरीन यहाँ पर रिकवरी की, 131, नेपाल से ज्यादा यहाँ बनाया मिड फेस में अगर आप देखेंगे, पर विकेट भी 5 गंवा दिए। वहीं पर लास्ट फेस की बात करें तो 17 रन टीम ने बनाए और इतना वाहियात परफॉर्मेंस आखिरी में हुआ और 4 विकेट गंवाकर पूरी टीम जो है 189 पर ऑल आउट हो गई, जिसमें कि 150 डॉट बॉल भी शामिल। बिल्कुल, तो 150 डॉट बॉल्स यहाँ पर रही है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अहमद रजा के जाने के बाद, जी हाँ अहमद रजा के कप्तानी से हटने के बाद एक बार भी यूएई चेस करता हुआ 200 नहीं पहुंचा। ये स्टैट है हाल, ये आपने कर दिया एज अ कैप्टन। और क्यों, तो आप सोच रहे होंगे इससे कप्तानी का क्या लेना देना है, क्योंकि आपने प्लेयरों की ऐसी तैसी कर दी है, आपने डाउन्स की वो ऐसी तैसी कर दी है। आप किस प्लेयर को कहां लेकर आ रहे हैं, बासिल हमीद को आप बाहर कर चुके हैं, अलीशन शराफू को आप लगातार मौके नहीं देते, चिराग सूरी जैसे प्लेयर, और उन्हें क्या करना है, चिराग सूरी जैसे प्लेयर आप बाहर बैठते हैं, अहमद रजा को आपने निकाल दिया। जब रिजवान टीम में हो सकते हैं तो चिराग सूरी क्यों नहीं हो सकते टीम में? बिल्कुल, आप हैरानी की बात है, अहमद रजा के कप्तानी से जाने के बाद डिलग्रेड आपके सामने स्टैट रख रहा है, एक बार भी यूएई चेस करता हुआ 200 नहीं पहुंचा है, जब भी उनके सामने 200 प्लस का टारगेट रखा गया। और आज भी वही हुआ है। एक इनिंग जब कंप्लीट हुई तो हमने कम्युनिटी में डाला था कि लास्ट 5 इनिंग्स में क्या हाल रहा है। वो जो आप 200 पे 2 विकेट देख रहे हैं वो अहमद रजा का आखिरी मैच था ओडीआई में एज अ कैप्टन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। अब यहाँ पर चलते हैं, मोहम्मद वसीम आए, खत्म, बोल्ड हो गए। बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, हमें तो लग ही रहा था वो जो यूएई की जो टीम है वो 8 विकेट के साथ मैदान में उतर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और नेपाल की बात करें तो वहां 9 विकेट के साथ उतरते हैं, कभी कभार 8 विकेट भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद वसीम का विकेट जैसे कि उम्मीद थी पहले ही गया और पहले ओवर में मिल गया। उसके बाद यहाँ पर यार आरएन लाडला और आसिफ खान की जो इनिंग रही है, एक पार्टनरशिप रही है, बहुत बेहतर यहाँ पर रही है। जरूर, बिल्कुल यही पार्टनरशिप बस मैच था। और जब तक ये पार्टनरशिप चल रही थी, बेहतरीन 50 ओवर की पार्टनर, 50 ओवर नहीं बहुत ज्यादा बेहतरीन ये पार्टनरशिप चली। उसके बाद पूरी टीम जिस तरीके से खेल रहे थे, सिंगल्स और अटैक भी कर रहे थे, बाउंड्रीज भी लगा रहे थे, अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे जब तक ये दोनों थे, बहुत इजी चेस था। लेकिन मत भूलिए कि ये ओडीआई, बिल्कुल ये 50 ओवर गेम नहीं है जहां पर आपने 50-60 रन के, माफ कीजिएगा 20 ओवर गेम नहीं है, सॉरी 20 ओवर गेम नहीं है, यहाँ 50-60 रन आपने कर दिया तो एक अच्छा बेस मिल जाएगा नीचे वालों को। नहीं भैया, 50 ओवर का गेम है, शतकीय पार्टनरशिप भी हो जाए तो भी टीम हार जाएगी, कोई पता नहीं है यहाँ पर कि क्या होगा आने वाले ओवरों में, लंबा फेस है। तो इसलिए यही हुआ, बस इसी पार्टनरशिप ने इतना अच्छा दिखाया, साझेदारी हुई, बात के आने वालों के लिए काफी बॉल्स, काफी रन्स जरूर थे, लेकिन रन्स कम थे, बॉलें ज्यादा थी। काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म सजा दिया था। लेकिन उसके बाद एक प्लेयर आउट हुए,
पूरी की पूरी टीम सस्ती चली गई एकदम पेविलियन के अंदर। बिल्कुल, आसिफ खान को शुरू में जो है काफी दिक्कत हो रही थी, वो कभी अक्रॉस खेल रहे थे, अक्रॉस लाइन खेल रहे थे, कभी कभी इनको दिक्कत हो रही थी, और मेरे ख्याल से करण केसी का जो एलबीडब्ल्यू था वो डेफिनेटली शायद आसिफ खान उस पर वो आउट थे, जहां पर एलबीडब्ल्यू ने नहीं दिया गया। लेकिन चलिए, एम्पायरिंग एरर से उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ओपोनेंट टीम्स के साथ भी ये होता रहता है। उसके बाद जैसे ही आर्यन लाकड़ा आउट हुए, 50 करने के बाद तुरंत आउट हो गए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से बिखर कर रह गया। विद्या अरविंद आए, 13 रन बनाए, खत्म। रिजवान, उम्मीद तो थी नहीं, उम्मीद के पूरी तरह से खड़े उतरे, 7 रन पे आउट हो गए। रोहन मुस्तफा, मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, रोहन मुस्तफा डेफिनेटली उन्होंने एक इनिंग में स्कोर जरूर किया नेपाल के खिलाफ, लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप देखें तो रोहन मुस्तफा के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये राउंड भी उनके लिए बहुत खराब गया है। और आज जिस तरह से वो आउट हुए, सोमपाल कामी की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए, डेफिनेटली वो रोहन मुस्तफा के कैलिबर का शॉट तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या हो रहा है क्या नहीं, इतने आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं प्लेयर्स, ज़रूर शायद आप या तो प्रैक्टिसेस आप बढ़ाइए, या प्रैक्टिसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम कहेंगे आउट ऑफ फॉर्म है, ज़रूर वो क्या T20 मोड से भी यहाँ निकलना पड़ेगा। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है, बहुत गेम में ध्यान देने की ज़रूरत है, रन्स निकलने चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए अपनी पोजीशन की, अपने डाउन की। आखिर में आ कहाँ रहा हूँ, टीम किस मुसीबत में है। एक गेम में आपने जरूर अच्छा किया, बाकी प्लेयर्स लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, आप भी लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, परफॉर्म कौन करेगा? सवाल किस पे खड़े होंगे? आप ही पे होंगे और साथी प्लेयरों पे होंगे। विद्या अरविंद, रिजवान है, आप हैं, मोहम्मद वसीम है, सब पे सवाल खड़े होंगे और आप भी नहीं चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका फॉल्ट है जो आप परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल। उसके बाद अयान खान आए, रनआउट के शिकार हुए और वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट वहां पर नेपाल को मिला, और उसके बाद फिर गाड़ी जो है पूरी ऐसी ही चलती रही और खत्म हो गई। अब यहाँ पर वो कंपैरिजन आपको बताते हैं कि आरिफ शेख की जो इनिंग है वो क्यों इतनी ज्यादा क्रूशियल और इफेक्टिव थी। अब आप देखिए यहाँ पर भीमशार की जो इनिंग है उसका जवाब दिया आसिफ खान, बिल्कुल सही। उसके बाद आर्यन लाकड़ा की जो कुशल मल्ला की जो इनिंग रही थी उसका जवाब दिया आर्यन लाकड़ा ने, लेकिन आरिफ शेख की जो इनिंग रही थी उसका जवाब इधर से कोई नहीं दे। बिल्कुल, बस ये वो इनिंग चाहिए थी। यहाँ पर अगर कोई 35-40 रन की इनिंग खेल देता यूएई की तरफ से तो रिजल्ट यूएई के फेवर में आ सकता था। जरूर सही कह रहे हैं आप। टीम हारी कितने से? 42 रन से। बस। और आरिफ ने रन कितने बनाए? 43। अब आप समझिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी सूरत में, आरिफ शेख वैसे ही बहुत अंडररेटेड प्लेयर है नेपाल टीम में। जी हाँ, अगर एक दो बार आउट हो जाते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उनकी मुझे सोच पे अफसोस होता है, लेकिन आज फिर से उन्होंने साबित किया कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग रही है। 42 रन से टीम जीती और 43 रन उन्होंने वहां पर इंक्लूड किए। कितने इंपॉर्टेंट रन उन्होंने इंक्लूड किए, एक कंपैरिजन पता चलता है कि यूएई की तरफ से उनके जवाब में कोई इनिंग आई नहीं और यूएई इस मैच को हार गया। अब यहाँ बॉलिंग की तरफ यहाँ अगर हम चले, बॉलिंग में कंपैरिजन यहाँ अगर देखा जाए तो पहला विकेट सोमपाल ने बहुत ही जल्दी गिरा दिया और एक विकेट आमन गिरते हुए मिलता है, लेकिन उसके बाद टीम ने फिर स्ट्रगल किया। नई बॉल से एक आध विकेट मिल रहे हैं, कभी कभी मिलते नहीं है, फिर एक आध विकेट मिलते हैं और ज्यादातर वो नया पहला विकेट शायद सोमपाल ही लेते हैं। फिर वहां पर स्ट्रगल किया टीम ने और आज वो पहला मैच था संदीप की वापसी के बाद कि उन्हें पहले स्पेल में कोई विकेट नहीं मिला और लगातार काफी देर तक विकेट नहीं मिला। ये जो दिक्कत यहाँ पर हुई थी, ये डेफिनेटली एक थर्ड पेसर होने के नाते इस दिक्कत को दूर किया जा सकता था। पहले मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, शुरू के जो फेस रहा। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जरूर है कि जिस तरीके से शुरुआत हुई, आप देखेंगे एक विकेट का नुकसान हुआ 0 पे, बिल्कुल सही। और उसके बाद यहाँ पर जरूर दिक्कतें हुई। अब एक ब्रेक थ्रूज अगर मिलता यहाँ पर जरूर है आपका काम, क्योंकि उस वक्त अभी आपको लग रहा होगा अरे यार मैच जीत गए ना, खत्म, लेकिन नहीं, इस बात को सोचने की जरूरत है। जब आप खेल रहे हैं, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आपने पहला विकेट लिया और फिर 5-6 ओवर बाद नहीं मिल रहा है विकेट, उस वक्त जरा सोच कर देखिए कि आपको मालूम था कि अच्छा नेपाल ऐसे 42 रन से मैच जीत जाएगा। एनालिसिस को उस तरह से सोचिएगा कि जब मैच चल रहा था, ये नहीं कि मैच के बाद क्या हुआ। बिल्कुल, उस वक्त आपको मालूम था जब 5वां-6वां ओवर चल रहा था कि अरे यार नेपाल तो 42 से जीत जाएगा, दीपेंद्र 3 लेंगे, सोमपाल 3 लेंगे, संदीप का एक ही विकेट मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त पर बॉलर्स की जिम्मेदारी है क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रेक थ्रू सामने रख के दें, हम टीम को आराम से बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म सजा के दें। ये मेन बॉलर्स का काम होता है, स्टार्टिंग बॉलर्स का। चाहे आप 1940 की बात करें जब क्रिकेट होता होगा और आज 2023 में आ गए तो भी यही काम है न्यू बॉलर्स का, जो न्यू बॉल से बॉलिंग करा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक थर्ड पेसर जरूर थे, प्रतीश जीसी। जी हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें मौके देने की जरूरत है। अब उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनको मौके कब और कहाँ कैसे मिलने वाले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पहले मैच में संदीप नहीं थे तो उन्हें
टीम में लिया बिल्कुल, जी गया। हाँ। उसके बाद आज कुशल बाहर हुए तब उनकी यहाँ पर इंक्लूजन हुआ है और वो 5 ओवर ही उन्होंने डाले हैं। तो यही दिक्कत है। अब थर्ड पेसर को अब यही है कि प्रति किसी को खुद नहीं पता कि वो अब अगले मैच प्लेइंग 11 में कब होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर है। यहाँ पर अगर थर्ड पेसर होता तो डेफिनेटली आप और बड़े अंतर से यहाँ जीतते। और वो जो फेस रहा 0 पर 1 विकेट के बाद मेरे ख्याल से 90 करीब पे शायद हाँ, विकेट गिरा है। बिल्कुल। तो ये जो फेस रहा यहाँ पर डेफिनेटली यूएई स्ट्रगल करता हुआ नजर आता, क्योंकि अलग एक हाथ के बॉलर होते, अलग वेरिएशन होता तो बात बन जाती है। लगातार मैचेस खिलाने की जरूरत है कंसिस्टेंट बेसिस पर एक थर्ड पेसर की या फिर सेकंड स्पिनर की। एंड संदीप की बात करें अगर आप 2-3 स्पेल उन्होंने डाले, मेरे ख्याल से 3-4 स्पेल उन्होंने डाले। शुरू में उनको 2-3 स्पेलों में विकेट नहीं मिले और यहाँ पर कहना होगा कि जो उसके बाद जब बीच में एक विकेट गिरा आर.एल. लाकड़ा का, उसके बाद की बॉलिंग परफॉर्मेंस आप किस तरह से देख रहे हैं। और खास करके सोमपाल कामी ने जो वापसी कराई है, पहले उन्होंने रिजवान को आउट किया और फिर रोहन मुस्तफा को अपने बैक टू बैक 2 ओवर्स में, जैसे कि एंड उस वक्त आप कह रहे थे कि जहूर खान एक एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उन पे जिम्मेदारी बनती है कि वो मैच में आपको वापसी करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से अंदाज को सुनिए, समझने की कोशिश करिए। यही चीज कही गई कि जहूर खान एक्सपीरियंस रखते हैं, वो शायद गेम में वापसी करा सकते थे अगर आप उनको 10 ओवर कराते। यहीं पर एग्जैक्टली देखिए आपको गेम में जो वापसी कराई गई वो सोमपाल कामी ने कराई, जब उन्होंने बड़े बड़े 2 विकेट निकाल दिए। एक तो नाम के बड़े हैं, है नहीं, रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे जो है रोहन मुस्तफा, बहुत बड़ा विकेट उन्होंने निकाला बैक टू बैक ओवर्स में। एक्सपीरियंस काम आया, बहुत काम आया और जबरदस्त बॉलिंग रखी उन्होंने, विकेट टू विकेट बॉलिंग रखी और बहुत चांसेस क्रिएट किए। लगातार स्टंप पे बॉलिंग रख रहे हैं और स्टंप पे बॉलिंग रखने में एरर्स आपके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है बैट्समैन की कि एक जरा सी बॉल 10 में से एक बॉल भी अगर सीधे गई पैर पे, लगातार स्टंप टू स्टंप रख रहे हैं तो बिल्कुल क्या होगा, सीधा प्लम एलबीडब्ल्यू आपको क्लियर मिलेगा अगर आप विकेट टू विकेट रख रहे हैं। और ये एग्जैक्टली किया आज सोमपाल कामी ने, बहुत बेहतरीन बॉलिंग आज कराई है उन्होंने अपने पुरानी बॉल से। अगर हम आज बात करें और वहीं पर संदीप की बात करें, लगाइएगा आज ऑड डे है, 1 विकेट उन्होंने लिया, होता है, बस आप मजे ऐसे ही बॉलिंग कराते रहिए और परफॉर्म करते रहिए, कोई बात नहीं, बेहतरीन। जी हाँ, जैसे कि हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन आप टीम को करिए, चाहे किसी भी में। तो आज आपने 27 रन मार्केट कंट्रीब्यूशन किया है और एक फॉर्मेलिटी वाला विकेट भी निकाला है। उसके बाद एंड ये लास्ट बचा है बॉलिंग परफॉर्मेंस में दीपेंद्र सिंह एरी का। ये मैं चाहूंगा अच्छे से समझाएं, क्योंकि जिन्होंने हमारा नेपाल वर्सेस यूएई का पहला वाला मैच, इसी राउंड में जो पहला मैच था उसका एनालिसिस सुना हो पूरा, वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि दीपेंद्र सिंह एरी का एनालिसिस जो है आज का किस तरीके का रहेगा बॉलिंग का, क्योंकि ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाया था जब उन्होंने आर.एल. लाकड़ा को आउट किया था। जरूर, और कहना होगा कि वो जो हमने कहा था उस वक्त नेपाल और यूएई का ही मैच था, उसमें दीपेंद्र चले नहीं थे और बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई थी, 35 रन एक बैटिंग दिया था, लेकिन विकेट्स नहीं निकाले। वहीं उनके सामने रोहन मुस्तफा थे जिन्होंने 3 विकेट निकाले थे उस मैच में, और देखिए क्या हाल हुआ था उस मैच का, नेपाल का क्या हश्र हुआ था और दीपेंद्र सिंह एरी क्या कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन एग्जैक्टली आज उसका उल्टा हुआ है। आज दीपेंद्र सिंह एरी ने उस फेस पर आकर, संदीप नहीं ले पा रहे थे विकेट, तो क्या हुआ, 3 विकेट उन्होंने निकाले और इस पर क्या मिला, नेपाल को जीत मिली। बिल्कुल, क्या हुआ उस फेस में जहां संदीप आज विकेट नहीं ले पाए, एग्जैक्टली यही होता है। अगर आप वो बॉलर्स जिनको 10 ओवर दिए जा रहे हैं मिड फेस में, उनका काम ये नहीं है कि इकोनॉमिकल, बिल्कुल आज भी अगर आयन को उठाया इकोनॉमिकल गए, विकेट नहीं है, टीम का क्या हुआ, बस यही समझाने की कोशिश एग्जैक्टली यही है। जो मिड फेस में अगर आप आ रहे हैं तो विकेट्स के बिना आप मत जाइए। अगर आप विकेट्स के बिना जा रहे हैं तो ठीक है, आपकी टीम का हाल देख लीजिएगा आप, क्या होगा आने वाले रिजल्ट जब निकलेगा मैच का, तो यही होगा कि आपकी टीम हार जाएगी अगर आप बिना विकेट के जा रहे हैं। और विकेट के साथ जा रहे हैं तो बेहतर होगा, उसकी जो पॉसिबिलिटी है जीतने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही चीज नेपाल के पहले मैच में हमने कही थी जब यूएई के खिलाफ था कि दीपेंद्र सिंह एरी अगर वहां पर 1-2 विकेट निकाल लेते तो डेफिनेटली वो रिजल्ट जो है वो नेपाल के फेवर में आ सकता था। और वही चीज देखिए आज दीपेंद्र सिंह ने आज वहां पर सिर्फ इकोनॉमी नहीं रहे, विकेट्स निकाला तो रिजल्ट आपके सामने है। तो यार अब एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, दीपेंद्र सिंह एरी का जो बैटिंग है वो मैं भूल गया था उस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, दीपेंद्र सिंह एरी ओडीआई में डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में, और एज अ बैटिंग तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी अगर हम बात करें प्लेस में प्लेइंग 11 की। लेकिन एक चीज हमने वहां पर कही थी कि आप उन्हें लोअर ऑर्डर में ट्राई करें। लोअर ऑर्डर में अगर आप ट्राई करते हैं, अगर थोड़ा आप नीचे भेजते तो बेहतर होगा। जी हाँ, 5वें छठे अगर आप भेजते तो बेहतर होगा। उसमें कई बार उन्हें भेजा गया, लेकिन अभी फिलहाल रिजल्ट नहीं आए हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब वो शुरू में ऊपर आते थे बैटिंग करने के लिए, तब उनका जी हाँ, जब चौथे में बैटिंग करने आया था उनका एवरेज था 16 करीब का, और अभी उनका एवरेज मेरे ख्याल से 17 करीब का है नीचे आने के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लोअर ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है। लोअर ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो
10वें ओवर में आकर बैटिंग करे, 12वें ओवर में आकर बैटिंग करे। मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा लूप होल वाला है नेपाल का कि आप जब भी देखिए दिव्येंद्र सिंह एरी को अगर आप देखेंगे लास्ट के 10 में से अगर आप 8 मैच उठाकर देखेंगे तो दिव्येंद्र सिंह एरी जो है वो 10 से 25 ओवर के बीच में आके बैटिंग करने लग जाता है। जरूर एक आध बार हो जाता है। आप अगर हर बार जो है लोअर ऑर्डर का बैट्समैन ऊपर आके इतनी जल्दी आ रहा है 12 ओवर, इस यूएई वाले मैचेस में अगर आप देख लें तो 12वें ओवर में दिव्येंद्र बैटिंग करने के लिए आए थे पिछले मैच में, और इस मैच में यूएई के खिलाफ 14वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आ गए। ये कौन सा लोअर ऑर्डर का प्लेस हुआ? लोअर ऑर्डर कम से कम मिडिल ऑर्डर मेक श्योर तो करे कि हम 30-35 ओवर तक गेम को लेकर जाएं, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म सेट है कि जब 60-70-80 बॉलें बचेंगी तो दिव्येंद्र सिंह अपना तेज गेम खेलकर कम से कम 30+ यहां पर रन कर सकते हैं। और आप चेस कर रहे हैं तो जितना लंबा मिडिल ऑर्डर लेके जाएगा उतना ज्यादा आसान हो जाएगा दिव्येंद्र सिंह के लिए आकर चिप इन करना। लोअर ऑर्डर में भेजना मतलब ये नहीं है कि वो सच में 5वें डाउन आ रहे हैं, 6वें डाउन आ रहे हैं, 5वें डाउन आ रहे हैं तो वो रन ही करें। तो रन्स को करेंगे कैसे? आप लोअर ऑर्डर की रेस्पेक्ट भी तो करिए। कौन सी टीम का लोअर ऑर्डर रेगुलर बेसिस पर 10 से 20 ओवर के बीच में आता है? नेपाल का आता है। यही हाल है। और ये होता क्यों है? मिडिल ऑर्डर का बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहना है। क्या करेंगे आप इसमें? नहीं बिल्कुल 100% लोअर ऑर्डर को लगता ही कहाँ है जब दिव्येंद्र बैटिंग करने आते हैं? नहीं जरूर 100% राइट है, इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है कि कहने का कोई इसमें बेसलेस वाली बात ही नहीं है। ये रियलिटी है कि जब भी उन्हें वो आए हैं तो हमेशा 15 ओवर 14 ओवर 16 ओवर इसी में आ गए, जबकि काम उनका है 35 ओवर 30 ओवर के बाद का। तो वो वहां पर कभी आए नहीं है, एक आध बार आए होंगे तो आए होंगे, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऊपर ही आ गए हैं 13-14 ओवर में ही उनका काम शुरू बिल्कुल। और आज भी मेरे ख्याल से 20-21वें ओवर में बैटिंग करने आ गए थे क्योंकि 64 से 5 टीम हो ही गई थी। उसके बाद डेफिनेटली बहुत ऊपर आए थे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ है क्योंकि जब तक उन्हें रेगुलर जो एक लोअर ऑर्डर की सच में एक पोजीशन होती है सिचुएशन के हिसाब से, ओवर्स के हिसाब से, वहां पर नहीं आते तो डेफिनेटली उस लोअर ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। वो लगता ही नहीं लोअर ऑर्डर, ऐसा लगता है कि वो ओपनिंग कर रहे हैं या फिर 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। इतनी जल्दी मिडिल ऑर्डर जो है वो पवेलियन चला जाता है और दिव्येंद्र को ऊपर आना पड़ता है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। ये सारी चीजें रही थी और कई सारे रिकॉर्ड्स बने, जाकर कम्युनिटी में जरूर चेक करिए। और नेपाल की अगर बात करें तो अगले 4 में से उन्हें 2 मैच जीतने अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, और चारों के चारों जीतने हैं टॉप 3 में। नामीबिया को नॉकआउट करने के लिए यूएई को वो कर चुके हैं, अब बारी नामीबिया की। देखना होगा कि वो कर पाते हैं फिर नहीं। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सारी मैचेस की एनालिसिस यहां पर कंप्लीट होती है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। बाय।